नमस्कार दोस्तों। बॉटनी के लेक्चर सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो जो है वो आज हम बनाएंगे एल्गी के बारे में। एल्गी जैसा कि आप जानते हैं कि ऑटोट्रॉफिक कुछ छोटे छोटे प्लांट्स का एक समूह होता है और इसमें बहुत सी वैरायटी होती है, जिसमें एक होती है साइनोफाइसियन एल्गी और उसमें भी ख़ास तौर से एनाबिना। तो एनाबिना ज़्यादातर बीएससी में पढ़ाया जाता है और हमें पढ़ना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे एनाबिना के बारे में कि एनाबिना क्या है और इसको कैसे हम पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन, एनाबिना एक फिलामेंटस साइनोफाइसियन एल्गा है और ये जो जीनस है इसमें ख़ास बात ये होती है कि ज़्यादातर ये कॉलोनीज़ में पाया जाता है और जो इनकी सेल्स हैं वो गोल या हल्की सी एलिप्टिकल टाइप की होती हैं, लेकिन वो एक चेन की तरह आपस में जुड़ी हुई होती हैं और एक कॉलोनी की शक्ल में रहती है। एनाबिना में जितनी भी सेल्स हैं, वेजिटेटिव सेल्स हैं, वो सब फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। हालांकि कुछ मैच्योर होने के बाद और थोड़ी बहुत स्ट्रेस कंडीशन जब आती है तो यहाँ पर कुछ सेल्स हेट्रोसिस्ट में तब्दील हो जाती हैं और ये हेट्रोसिस्ट जो हैं इनमें ये ताकत होती है कि नाइट्रोजन का एसिमिलेशन कर सकते हैं। इस वजह से एनाबिना की कई स्पीशीज़ जो हैं वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम में आती हैं। ऐसा नहीं कि एनाबिना अपने साइनोफाइसियन का कोई अकेला जीनस हो, इसमें और भी जनरा होते हैं और इन जनरा में अगर हम सबसे करीबी जो इसका जीनस है उसकी बात करें तो नॉस्टॉक है। तो नॉस्टॉक और एनाबिना में फ़र्क करना थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो जाता है और ये ज़्यादातर जो है वो फ्रेश वाटर में है और दोनों में ख़ासियत ये होती है कि ब्लूम बनाते हैं। और ब्लूम बनाते हैं तो इसमें कुछ, जिस वक्त ब्लूम बनाते हैं तो न्यूरोटॉक्सिन्स पैदा होते हैं और ये न्यूरोटॉक्सिन्स जो भी जलीय जीवन है उसके लिए बड़ा हानिकारक होते हैं और उनमें अगर वो जानवर इस पानी में रहते हैं या इसको इस्तेमाल करते हैं तो उनमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है और उनकी मौत भी हो सकती है। तो एक ख़तरनाक चीज़ ये बनाते हैं जब ये ब्लूम में होते हैं। तो अब देखते हैं कि एनाबिना में और क्या बातें होती हैं, क्लासिफिकेशन इसका क्या है। तो क्लासिफिकेशन अगर हम एल्गी के मुताबिक देखें तो क्लास साइनोफाइसी है, ऑर्डर नॉस्टोकेल्स है, फैमिली नॉस्टोकेसी है और एनाबिना इस जीनस का नाम है, जिसमें जो मेजर स्पीशीज़ हैं वो एनाबिना वेरिएबलिस और एनाबिना एजोलाई है। इसके अलावा और भी स्पीशीज़ होती हैं लेकिन मुख्यतः हम इन्हीं स्पीशीज़ के बारे में पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो एनाबिना अगर हमें ढूंढना हो तो ये एक प्लैंक्टन की तरह ग्रो करता है और किसी भी फ्रेश वाटर बॉडी में आपको ये बड़ी आसानी से बरसात के मौसम में मिल जाएगा और इनमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाने की भी क्षमता होती है। और इसमें साइकस और एजोला ये दो ऐसे बड़े प्लांट हैं टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, जिसमें एनाबिना सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। जहाँ पर भी ये रहते हैं तो वहाँ पर ये बहुत लार्ज स्केल में ग्रो करते हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और जो इनकी ग्रोथ है उसको ब्लूम कहा जाता है। और इस तरह की जो ग्रोथ ब्लू ग्रीन एल्गी में होती है उसे हम एल्गल ब्लूम कहते हैं। और इस तरह के पानी में काफ़ी बदबू भी आती है और पानी जो है वो बहुत ख़राब कलर का भी हो जाता है और साथ साथ इस्तेमाल करने लायक भी नहीं होता है। तो जब कभी एल्गल ब्लूम हो तो उस पानी को इस्तेमाल ना करना बेहतर होता है। अब देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर जैसा शुरू में बताया था कि फिलामेंटस होता है और फिलामेंट जो है वो बहुत सिमिलर होता है नॉस्टॉक के, लेकिन नॉस्टॉक और एनाबिना के जो ट्राइकोम्स हैं उनमें विभेद करना भी मुश्किल होता है। हालांकि अगर म्यूसिलेज का कवर पाया जा रहा है तो वो नॉस्टॉक का फिलामेंट होगा और म्यूसिलेज का कवर अगर ट्राइकोम में नहीं पाया जा रहा है तो वह एनाबिना होगा। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन फीचर होता है। एनाबिना का जो फिलामेंट है वो छोटे छोटे एक बीडेड जो गोले होते हैं, जो सेल्स हैं वो गोलाकार होते हैं और ये एक साथ आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो इनमें कुछ इंटरकैलेरी सेल्स बनती हैं, कुछ बेसल सेल बनती हैं और कुछ एपिकल सेल्स बनती हैं। जो इंटरकैलेरी सेल्स हैं उनमें कुछ हेट्रोसिस्ट बना लेती हैं, हालांकि कुछ एपिकल सेल भी हेट्रोसिस्ट बनाती हैं। तो हेट्रोसिस्ट दो तरह के होते हैं, इंटरकैलेरी और एक तरह से कहें कि जो एपिकल हेट्रोसिस्ट होते हैं वो पाए जाते हैं। मॉर्फोलॉजी बहुत सिमिलर होती है। वेजिटेटिव सेल जो है वो बैक्टीरियल सेल की तरह होती है। जो भी बैक्टीरिया की सेल में स्ट्रक्चर होते हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। हालांकि यहाँ पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिसकी मदद से ये फोटोसिंथेसिस करता है और साथ साथ जो इसका साइनोफाइसियन स्टार्च है, ग्रेन्यूल्स हैं, वो ये बनाते हैं।
शीत का होना या ना होना इसमें क्लासिफिकेशन का कारण बनता है। अब देखते हैं इसका जो फिगर है वो किस तरह से दिखता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनाबेना की एक कॉलोनी पड़ी हुई जिसमें बहुत से सेल्स एक साथ जुड़े हुए हैं। कुछ जो बड़े सेल्स हैं वो इसमें एकाइनिड्स बनाते हैं, जो कि एक अनफेवरेबल सीज़न की शुरुआत में बनते हैं, और इनका काम ये होता है कि ये एक पेरिनेटिंग बॉडी की तरह काम करते हैं, और जब कभी भी दोबारा अच्छी कंडीशन होती है ग्रोथ के लिए तो ये नया फिलामेंट बना लेते हैं। इसके अलावा इसमें हेट्रोसिस्ट दिख रही है, हेट्रोसिस्ट जो कि इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट यहाँ पर दिख रही है। इन हेट्रोसिस्ट में दो आमने सामने ग्रेन्यूल्स होते हैं, और इन हेट्रोसिस्ट में नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है जिसकी मदद से नाइट्रोजन एसिमिलेशन ये करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है किसी भी ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए, और ख़ासकर जब हम बात कर रहे हैं एनाबेना की, क्योंकि एनाबेना एक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है, दूसरा सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी ये रहने की टेंडेंसी रखता है। तो इसमें जो हेट्रोसिस्ट है उसमें नाइट्रोजनेस एंजाइम पाया जाता है। हालांकि जो नाइट्रोजनेस एंजाइम है वो ऑक्सीजन से बड़ा सेंसिटिव होता है, लेकिन कुदरत ने कुछ इस तरह से पार्टीशन किया हुआ है कि यहाँ पर जो नाइट्रोजनेज है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति बाकी सेल्स में होती है उससे अलग रखता है, और इस नाइट्रोजनेज की मदद से ये एसिमिलेशन कर लेता है, क्योंकि जो नाइट्रोजनेज है वो रिड्यूस करता है नाइट्रोजन को, और दो मॉलिक्यूल बनते हैं अमोनिया के जो बाद में एसिमिलेट हो जाते हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन एसिमिलेशन के लिए बायोलॉजिकल टाइप से अगर हम देखें तो एनाबेना की कुछ स्पीशीज जैसे एनाबेना एजोलाई जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। स्ट्रक्चर में हम बात करें तो एनाबेना क्योंकि इसमें फिलामेंट में म्यूसिलेज की शीट नहीं होती तो इसको हम यहाँ पर ट्राइकोम कहते हैं, और कभी कभी अगर फिलामेंट भी लोग कह देते हैं, लेकिन अगर बहुत टेक्निकली देखा जाए तो ट्राइकोम कहना पड़ता है। तो ट्राइकोम होगा, और इसके अलावा इसमें जो वेजिटेटिव सेल्स होंगी, हेट्रोसिस्ट होंगी और एकाइनिड्स होंगी। तो तीन तरह की सेल्स हमें एक फिलामेंट में मिल जाती हैं, और तीनों का अलग अलग मकसद है। वेजिटेटिव सेल फोटोसिंथेसिस करती हैं, एकाइनिड्स जो हैं वो पेरिनेटिंग बॉडी की तरह आगे इस्तेमाल होंगी, और जो हेट्रोसिस्ट होते हैं उनका काम होता है नाइट्रोजन एसिमिलेशन का। तो सभी जो तीन प्रकार की सेल्स हैं इनका अपना अपना अलग अलग फंक्शन है। हालांकि ये एक ही कॉलोनी में एक साथ रहने की टेंडेंसी शो करते हैं। अब अगर बात करें कि एक सेल किस तरह की होती है तो कुछ इस तरह का एक माइक्रोग्राफ इसमें भी दिखता है, जो कि लगभग वैसे ही है जैसे कोई एक बैक्टीरियल सेल जो प्रोकैरियोटिक नेचर दिखाती है वैसे ही यहाँ पर होता है। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल इसमें नहीं होता, और पिगमेंट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया के जो लोग हैं वो इसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के तौर पर पढ़ते हैं। और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर भी आप देख रहे हैं तो ये भी किसी जो बैक्टीरियल सेल का होता है, लगभग उसी तरह का बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है। अब एनाबेना का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि यहाँ फोटोसिंथेसिस भी हो रही है और साथ साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हो रहा है। अब अगर हम एंजाइम के बारे में जानते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन एंजाइम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अगर ऑक्सीजन वहाँ पे मिल जाती है उसे और उसके कांटेक्ट में ये एंजाइम आता है तो डिग्रेड हो सकता है। तो यहाँ पर जो पार्टीशंस हैं एक ही कॉलोनी के अंदर अलग अलग सेल्स के वो बहुत ही अच्छे बने होते हैं, और इस तरह से दोनों प्रोसेस चलती हैं, फोटोसिंथेसिस भी चलती है और नाइट्रोजनेस एंजाइम की मदद से नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता रहता है, जिसकी वजह से जो है वो कोई प्रॉब्लम इसमें आती नहीं। अब एनाबेना के फंक्शन की बात करें तो एक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, दूसरा फोटोसिंथेसिस हो गया, तीसरा कार्बन फिक्सेशन हो गया, और चौथा ऑक्सीजन प्रोडक्शन हो गया। तो ये सारे फंक्शन इसके होते थे।